लुधियाना में पंजाब की पुलिस ने लुधियाना के तमाम हिंदूवादी नेताओं को ये कहा है कि वो अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें और घर से बाहर कम से कम निकलें। सबसे बड़ा खतरा जो है वो हमारे अपने देश के अंदर ही है और वो पंजाब में है, क्योंकि पंजाब में इस तरह की जो चीजें हो रही हैं उसको निपटने के लिए एक स्ट्रैटेजी जो है सरकार को बनानी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। दिक्कत यह है कि पंजाब में अब आम आदमी पार्टी की सरकार है और ये मत भूलिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊपर और आम आदमी पार्टी के ऊपर जब पंजाब के चुनाव चल रहे थे और जब अरविंद केजरीवाल और पंजाब के आम आदमी पार्टी के कई नेता जो हैं वो जब विदेशों में जा रहे थे और पैसे कलेक्ट करने के लिए, तो ऐसे कई आरोप लगे थे कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं वो खालिस्तान समर्थक जो नेता थे उनके घरों में ठहरे थे और वहां से उनको बड़ा पैसा मिला था। इस तरह के आरोप लगातार लगे। क्या आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि ये जो तमाम खालिस्तान समर्थक लोग थे इनसे चंदा लिया था, क्या इसलिए आम आदमी पार्टी जो है ये खालिस्तान समर्थक जो लोग हैं पंजाब में उनको लेकर सॉफ्ट है क्या? ये सवाल उठ रहे हैं। क्या पंजाब 1990 का कश्मीर बनने की राह पर है? यह सवाल आज मन में इसलिए आया क्योंकि एक खबर देखी। वो खबर थी कि लुधियाना में पंजाब की पुलिस ने लुधियाना के तमाम हिंदूवादी नेताओं को ये कहा है कि वो अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें और घर से बाहर कम से कम निकलें। घर से बाहर कम से कम निकले, इसका क्या मायने हुआ? इसका मायने ये हुआ कि हिंदूवादी नेता अगर अपने घर से बाहर निकलेंगे तो उनकी जान को जोखिम है, उनकी हत्या हो सकती है, उन्हें गोली मारी जा सकती है, उनके साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए जितने हिंदूवादी नेता हैं वो अपने घर से बाहर कम से कम निकलें। ये लुधियाना की पुलिस का जो एक बयान सामने आया, खबरों में इस वक्त इस पर जोरदार चर्चा है। इससे पहले आपने देखा था कि अमृतसर में सुरेंद्र सूरी नाम के एक जो शिवसेना टकसाली के नेता, हालांकि वो विवादित नेता थे, उनके बहुत सारे बयानों से असहमत हुआ जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद उनकी हत्या दिन दहाड़े हो जाती है। अमृतसर में दिन दहाड़े उनकी हत्या हो जाती है, उनको गोली मार दी जाती है और पुलिस की मौजूदगी में उनको गोली मारी जाती है। और इतना ही नहीं, बल्कि जब उनको गोली मारी जाती है तो उसके बाद जो है बाकायदा इधर उधर से जो पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी नेता है वो जश्न मनाते हैं और वो कहते हैं कि बड़ा अच्छा हुआ और जिसने भी मारा उसके परिवार का हम पूरा ख्याल रखेंगे, उसके कानूनी रूप से जितनी सहायता करनी है हम करेंगे, उसके लिए केस लड़ेंगे और उसके परिवार की पूरी मदद की जाएगी। उसको कुछ कैश रिवॉर्ड का, उसके परिवार को कैश रिवॉर्ड का, हत्यारे के परिवार को कैश रिवॉर्ड का भी जो है वो ऐलान कर दिया गया है। तो सवाल ये उठ रहा है कि पंजाब के अंदर आखिर हिंदूवादी नेता जो हैं वो क्यों खतरे में है? क्या पंजाब जो है एक बार फिर से खालिस्तान बनने की राह पर है? मैंने कई लोगों से, कई सिखों से बात की और इससे पहले भी जब हमने देखा था, जब दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा था, सिखों का एक बड़ा जत्था जो है वो यहाँ पर आ रहा था, लगातार आ रहा था और उनमें से कई सिख जो नेता थे उनकी गाड़ियों पर भिंडरवाला के पोस्टर लगे थे और इस तरह से वो लोग, ये एक पूरा विवाद बना कि क्या किसान आंदोलन के अंदर खालिस्तानियों ने घुसपैठ कर लिया है। तो लोगों ने इसका गलत तरह से इसको प्रोजेक्ट करना शुरू किया। मीडिया में कई पत्रकारों ने इस पर सवाल उठाने शुरू किए और कहा कि दरअसल आप देखिए कि किसानों को जो खालिस्तानी बताया जा रहा है, सरकार का विरोध करने वाले किसानों को खालिस्तानी बताया जा रहा है, जबकि सरकार का विरोध करने वाले लोगों को खालिस्तानी नहीं बताया जा रहा था, बल्कि किसान आंदोलन में जो लोग भिंडरवाला का पोस्टर लगा के, बंदूकों की तस्वीरें लगा करके जो लोग पंजाब से आ रहे थे उनके ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन इस मामले को रफा दफा कर दिया गया। मैंने कई लोगों से बात की तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, पंजाब में जो जितने मेरे जानकार हैं उन्होंने कहा ऐसे महज चंद जो हैं 1-2% सिख हैं जो पंजाब में जो रहते हैं और जिनका दिमाग जो है वो थोड़ा खराब हो गया है और सिर्फ 1-2% सिख ऐसे हैं जो खालिस्तान का डिमांड करते हैं। इससे ज्यादा बड़ी संख्या इनकी नहीं है। ये ठीक है, ये आंकड़ा सही हो सकता है, लेकिन ये जो 1-2% लोग हैं ये लगातार इनको पैसे से और इनको हर तरह की राजनीतिक रूप से इनको मदद मिल रही है। चिंता की बात ये है। और जो बाकी 98% सिख हैं उनमें से ज्यादातर सिख
जो भारत को अपना देश मानते हैं, जो गुरु नानक देव को अपना गुरु मानते हैं, गुरु नानक देव के कई रास्ते पर चलते हैं, जो हिंदू सिखों के बीच मेल मिलाप की बात करते हैं, हिंदू सिखों को भाई भाई मानते हैं, ऐसे ज्यादातर सिख जो हैं वो खामोश हैं। कुछ सिख हैं, कुछ सिख नेता हैं ऐसे जो खुलकर इसका विरोध करते हैं, जो खुलकर खालिस्तान के खिलाफ जो बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे सिख लोग हैं जो कि इस बारे में शांत बैठे हैं। और ये स्थिति पंजाब के लिए खतरनाक है। मैंने कहा कि पंजाब क्या कश्मीर बन रहा है, सवाल इसलिए उठाए क्योंकि अगर इस तरह से पंजाब के अंदर जो हिंदू नेता हैं उनकी अगर इस तरह से दिन दहाड़े हत्याएं होंगी और उसके बाद पुलिस कहेगी उनको कि भाई अब आप अपने घरों में रहो, आप घर से बाहर मत निकलो, कम से कम निकलो। तो दरअसल यही तो कश्मीर में भी हुआ था। कश्मीर में भी 1990 के दशक में यही हुआ था। पहले एक दो हिंदुओं को मारा गया और उसके बाद धीरे धीरे जो है बाकी हिंदुओं को मैसेज दिया गया कि वो यहाँ मत रहिए, या तो चुपचाप चले जाइए या फिर अपना धर्म बदल लीजिए। तो पंजाब में भी क्या कश्मीर के रास्ते पर पंजाब जा रहा है, ये चिंता जो है बड़ी स्वाभाविक है। और इसको लेकर के ऐसे तमाम सबूत मिलते हैं कि जो पैसा, इसकी फंडिंग जो है, खालिस्तान में कुछ लोग रहते हैं, माफ कीजिएगा कनाडा में कुछ लोग रहते हैं जो खालिस्तान समर्थक हैं, वो बाकायदा ऐसे लोगों को, खालिस्तान समर्थक लोगों को वो खूब पैसा भेजते हैं वहां से। कनाडा में मेरे एक सिख मित्र से मेरी बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि वहां पर इतना सब क्यों है, तो उन्होंने कहा कि दरअसल जो 1984 के जो दंगे हुए थे, उन दंगों के बाद जो है बहुत सारे लोग जो पंजाब छोड़कर गए, उनके परिवार जो है वहीं पर बस गए। और जाहिर सी बात है उनके परिवारों के साथ इतना गलत हुआ था, जिस तरह से 1984 में कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरह से सिखों को हमला किया, सिखों के परिवार जो है उनका नरसंहार कर दिया। उससे जो लोग आहत थे, पीड़ित थे, जो लोग थे, उनमें से कई लोग जो है हिंदुस्तान छोड़ के चले गए। उनमें से एक बड़ी तादाद जो है वो रहती है, वो कनाडा में रहती है। इसके अलावा कनाडा में ऐसे बहुत सारे सिख और गए जो उनको पैसा कमाने का शौक था। अब वहां पे कनाडा में मैक्सिमम लोग जो है वो ट्रक चलाते हैं, या फिर पहले वो ट्रक चलाते थे और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने ट्रक खरीदने शुरू किए। उनके ट्रक्स जो है 1, 2, 3, 4 मेहनती तो होते ही हैं ये लोग, इसमें कोई दो राय नहीं। और कनाडा में ट्रक्स वगैरह चलाना, ये सब जो है लॉन्ग रूट पे जो ट्रक चलाते हैं उनके पास खासा उसमें बहुत पैसा होता है, तो ये लोग बहुत पैसा कमा लेते हैं। अब जब पैसा कमा लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि वहां पर आप अपना पैसा फ्लॉन्ट जितना कर सकता है करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे। तो उसके बाद वो जितना पैसा है अब जो कमाते हैं वो कहीं ना कहीं खालिस्तान जो मूवमेंट है, और कनाडा की सरकार भी वहां पर ऐसी है कि वो खालिस्तानियों को सर पे चढ़ा कर रख रही है। वहां पे किस तरह से खालिस्तान समर्थक जो है वहां पर, ऐसे कई तस्वीरें आई हैं। अभी 15 अगस्त की तस्वीरें आई, कई 15 अगस्त के दिन जो है कई जगह जब भारत के जो नागरिक थे, भारतीय मूल के जो नागरिक थे, जब उन्होंने वहां पर झंडा फहराना शुरू किया और तिरंगा वहां पे फहराया, तो उसके विरोध में जो है बहुत सारे खालिस्तानी उतर आए और उन्होंने जो है तिरंगे के साथ बेअदबी की, इस तरह की चीजें करी। तो बहरहाल इस तरह की चीजें कनाडा में लगातार हो रही है और पैसा भी कनाडा जैसी देशों से आ रहा है। इंग्लैंड में भी इनकी तादाद बहुत बढ़ गई है, पाकिस्तान इनको सपोर्ट करता है, पाकिस्तान की मदद से ये लोग जो है इस तरह की चीजें कर रहे हैं। तो कनाडा में जो हो रहा है, इंग्लैंड में जो हो रहा है, वो सब हमारे लिए चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा जो है वो हमारे अपने देश के अंदर ही है और वो पंजाब में है। क्योंकि पंजाब में इस तरह की जो चीजें हो रही हैं उसको निपटने के लिए एक स्ट्रैटेजी जो है सरकार को बनानी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। दिक्कत यह है कि पंजाब में अब आम आदमी पार्टी की सरकार है, और ये मत भूलिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊपर और आम आदमी पार्टी के ऊपर जब पंजाब के चुनाव चल रहे थे और जब अरविंद केजरीवाल और पंजाब के आम आदमी पार्टी के कई नेता जो हैं वो जब विदेशों में जा रहे थे और पैसे कलेक्ट करने के लिए, तो ऐसे कई आरोप लगे थे कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं वो खालिस्तान समर्थक जो नेता थे उनके घरों में ठहरे थे और वहां से उनको बड़ा पैसा मिला था। इस तरह के आरोप लगातार लगते और ये आरोप जो हैं वो बल्कि वो लोग लगा रहे हैं दरअसल जो आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से थे। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में थे और जो आम आदमी पार्टी के लिए चंदा जुटाने का काम करते थे, और वो लोग अब ट्विटर पे खुलकर लिखते हैं कि भाई आम आदमी पार्टी जो है वो गलत लोगों से पैसा ले रही है। तो ये आरोप लगे थे। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि ये जो तमाम खालिस्तान समर्थक लोग थे इनसे चंदा लिया था, क्या इसलिए आम आदमी पार्टी जो है
ये खालिस्तान समर्थक जो लोग हैं पंजाब में, उनको लेकर सॉफ्ट है क्या, ये सवाल उठ रहे हैं। और ये सवाल उठने बड़े लाजिमी हैं। ये सवाल उठने इसलिए भी लाजमी है क्योंकि ये मत भूलिए कि बाकायदा जो है, जिस तरह से पंजाब में पिछले कुछ दिनों में खालिस्तान जो समर्थक तत्व हैं, न सिर्फ उनकी जो है शक्ति बढ़ी है, वो लोग खुलेआम बल्कि भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं, बल्कि जो लोग इस तरह के खुलेआम भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं उनको पुलिस प्रोटेक्शन वहां मिल रहा है। आप देखिए, ऐसे कई वीडियोस आपने देखे होंगे जिसमें पंजाब में जो है लोग खालिस्तान के नारे लगा रहे हैं, उनके जुलूस निकल रहे हैं और पंजाब की पुलिस जो है उनको प्रोटेक्शन दे रही है। दोनों तरफ पंजाब की पुलिस ने उनको प्रोटेक्शन दे रखा है। तो ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन देना पंजाब पुलिस का काम नहीं है। पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी ये नहीं है कि वो दरअसल इस तरह के लोगों को प्रोटेक्शन दे। तो इसलिए जो है ये एक बहुत गंभीर मसला है, क्योंकि लुधियाना में जो कुछ हुआ, अमृतसर में जो कुछ हुआ और उसके बाद लुधियाना में जो उसका फॉल आउट हो रहा है कि लुधियाना के हिंदू नेताओं को जो कहा जा रहा है कि वो अपने घरों से ना निकलें, वह एक बहुत खतरनाक ट्रेंड है। और इस ट्रेंड को अगर अभी नहीं रोका गया तो फिर पंजाब जो है वो कश्मीर बनने की राह पर हो सकता है। उसको बचाना है और उसको बचाने के लिए बड़ा जरूरी है कि केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर एक स्ट्रैटेजी बनाएं। और सिर्फ केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी की स्ट्रैटेजी बनाने से नहीं होगा, बल्कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को भी इस पर गंभीरता से सोचना होगा। उनको इसमें जो है एक रणनीति बनानी होगी और शुद्र राजनीति जिसको बोलते हैं, छोटे छोटे फायदों के लिए जो राजनीति होती है, उसको बंद करना होगा। चुनाव हार जीत जो है वो चलती रहेगी, चुनाव में हार जीत होती रहती है। और आप पैसा भी कलेक्ट करेंगे, आपको पैसा कलेक्ट करने के लिए भी बड़े सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन कम से कम जो खालिस्तान समर्थक लोग हैं उनसे कोई चंदा ना ले। कम से कम जो खालिस्तान समर्थक लोग हैं उनके साथ जो है राजनीतिक गलबहियां ना डालें, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी नेता। ये बड़ा जरूरी है क्योंकि देश सबसे पहले है। आपकी राजनीति तो चलती रहेगी, लेकिन अगर देश ही टूट जाएगा, देश बट जाएगा, तो फिर राजनीति नहीं हो सकती। और एक अंत में बात मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं उस पर मौका लगेगा तो जल्दी उसके ऊपर डिटेल में भी एक मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा। ये जिसने सुरेंद्र सूरी की, जो शिवसेना के नेता सुरेंद्र सूरी की जिन लोगों ने हत्या की, उनके सपोर्ट में और उनके उस हत्या का दावा जो है जस्टिस लीग इंडिया नाम की एक संस्था ने किया है। ये जस्टिस लीग इंडिया ने बाकायदा एक लेटर जारी करके कहा है कि इस हत्या की हम जिम्मेदारी लेते हैं। और जस्टिस लीग इंडिया ने कहा है कि दरअसल हिंदूवादी नेताओं को और आरएसएस से जुड़े जितने लोग हैं उनका सफाया करना हमारा मकसद है। अब ये सवाल मैं इस वीडियो में छोड़कर जा रहा हूं कि ऐसा क्या है कि जस्टिस लीग इंडिया और राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जो इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, उन दोनों के लहजे, उन दोनों के शब्द एक जैसे हैं। जस्टिस लीग इंडिया अगर ये दावा कर रही है और अगर उसने ऐसा किया है, सुरेंद्र सूरी की अगर हत्या उन्होंने की है, तो फिर मैं मानता हूं ये एक आतंकवादी संगठन है। और राहुल गांधी एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता है। तो सवाल यह है, एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता और एक आतंकवादी की जबान एक जैसी क्यों, कैसे हो सकती है? लेकिन यहां पर है, जस्टिस लीग इंडिया भी कहती है कि उसको आरएसएस का सफाया करना है, आरएसएस के नेताओं से हिंदुस्तान को मुक्त कराना है। और दूसरी तरफ जो है राहुल गांधी भी कहते हैं, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का मकसद है आरएसएस को खत्म करना। तो सवाल ये है, एक आतंकवादी संगठन का और एक पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता हैं, देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसने देश में सबसे ज्यादा समय तक राज किया, उस पार्टी के नेता की जबान एक जैसी कैसे हो सकती है? मैं इस पर डिटेल में भी एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं आज फिलहाल इस सवाल के साथ आपको छोड़कर जा रहा हूं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।